गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। याद तो करके आ रहे हो तुम डेली डेली? याद तो तुम्हारे को है सब कुछ? याद है ना? क्या हुआ? कैलेंडर में नहीं है? बोर्ड ने बेसिकली उन वैकेंसियों को कैलेंडर के अंदर डाला है जिनकी अभ्यर्थना बोर्ड को प्राप्त हो चुकी है ना? जैसे जो भी डिपार्टमेंट अपने यहाँ पे वैकेंसी करता है तो वो पहले बोर्ड को भेजेगा, तब जाके बोर्ड उसकी वैकेंसी घोषित करेगा कि भाई ठीक है, हम तब एग्जाम लेना चाह रहे हैं। विभाग ने अभी तक वित्त विभाग से पोस्टर सेंक्शन करवाई है अभी आपके 2071 के आसपास, ठीक है। लेकिन विभाग ने अभी तक वैकेंसी की अभ्यर्थना भेजी नहीं बोर्ड को, इस वजह से आपका कैलेंडर के अंदर नाम नहीं आया। यानी कि बोर्ड को पता ही नहीं कि अभी विभाग चाहता है भी कि नहीं चाहता, लेकिन विभाग को यह जरूर पता है कि हमने सेंक्शन करवा ली है तो अब बोर्ड को भेजेंगे तो आपको कहीं पे भी एडजस्ट कर देंगे फिर बोर्ड उसके अंदर। तो ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको कि साहब हमारा तो है ही नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए। ऐसी वाली कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। लाइव वालों को भी राधे राधे, जय श्री श्याम, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम बात करे थे फ्रैक्चर की। नहीं, फिर 2 बजे की जादून जी की लगा देना, फिर जादून जी की लगा दे। जादून जी की तो है आपकी। अरे बैठो रे बैठो, आधा घंटा तुम्हारे को बैठने के अंदर चाहिए। क्लास से बाहर जाओगे जब पता लगेगा तुम्हारे को। फ्रैक्चर की बात कर रहे थे, डिफाइन लिखा था कि कठोर उत्तक यानी अस्थि और उपास्थि की निरंतरता का टूट जाना ही क्या कहलाता है? फ्रैक्चर। फिर हमने लिखा था अस्थि के अंदर दरार आ जाना भी किसकी श्रेणी में आता है? फ्रैक्चर। और फ्रैक्चर के अंदर अस्थि के किसी भी भाग का अलग होना आवश्यक नहीं है। वातावरण के संपर्क में आने के आधार पर फ्रैक्चर दो प्रकार के लिखे थे, सिंपल फ्रैक्चर और कंपाउंड फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर के अंदर अस्थि वातावरण के संपर्क में नहीं आती है, इसलिए इसको क्लोज फ्रैक्चर भी कहते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर की अगर बात करते हैं तो अस्थि वातावरण के संपर्क में आती है, संक्रमण की संभावना इसके अंदर अधिक होती है, इसलिए इसको कौन सा फ्रैक्चर भी बोलते हैं? ओपन फ्रैक्चर। ऐसा फ्रैक्चर जहां पर अस्थि पूर्ण मोटाई में नहीं टूटती है, ऐसे फ्रैक्चर को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर की अगर बात करते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर की। किसके अंदर सर्वाधिक होता है? नवजात बच्चों के अंदर। चूंकि अस्थियां कमजोर होती है शुरुआत के अंदर, इस वजह से उनके अंदर ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर होने की संभावना सर्वाधिक होती है। अस्थि के अंदर दरार आ जाए और पेरियोस्टियम सुरक्षित रहे तो ऐसा कौन सा फ्रैक्चर कहलाएगा? फिशर फ्रैक्चर। और उसके अलावा बात करते हैं किसी चोट लगने के कारण डिप्रेशन फ्रैक्चर, अस्थि के अंदर दबाव स्थान या गड्ढा बन जाना। कंप्लीट फ्रैक्चर की अगर बात करते हैं तो अस्थि पूर्ण मोटाई के अंदर टूटती है। फ्रैक्चर लाइन के आधार पर हमने इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया था। जहां पर फ्रैक्चर लाइन अस्थि के लंबवत अक्ष से 90 डिग्री पर रहेगी, कौन सा फ्रैक्चर? जहां पर तिरछी रहेगी, ओब्लिक फ्रैक्चर। और जहां पर सर्पिलाकार रहेगी, स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर होने की संभावना कौन से बोन में सर्वाधिक होती है? उसके बाद में ऐसा फ्रैक्चर बताओ जहां पर अस्थियों के कम से कम 3 टुकड़े होंगे और फ्रैक्चर लाइन एक जगह आकर मिलती है। जहां पर अस्थियों के कम से कम 3 टुकड़े होंगे और अस्थियां की फ्रैक्चर लाइन एक जगह आकर मिलेगी, और जहां पर फ्रैक्चर लाइन एक जगह आकर नहीं मिलेगी, ऐसा फ्रैक्चर जिसके अंदर अस्थि का बीच वाला टुकड़ा फ्लोटिंग अवस्था में आ जाता है, सेगमेंटल फ्रैक्चर। कौन सा फ्रैक्चर? सेगमेंटल। जहां पर दो अस्थियों के टुकड़ों के बीच में गैप आ जाता है, डिस्ट्रैक्टेड फ्रैक्चर। जहां पर दोनों अस्थियां इंटरलॉक हो जाती है, डेंटेड फ्रैक्चर। रेडियस और अल्ना का अलग हो जाना कौन से प्रकार का फ्रैक्चर है? मॉन्टेजियल फ्रैक्चर। और डिस्टल एंड ऑफ रेडियस के अंदर फ्रैक्चर का होना कौन से प्रकार का एग्जांपल है? कॉलेज फ्रैक्चर। उसके बाद में लिखा अस्थि को कौन से स्थान पर फ्रैक्चर हो रहा है लॉन्ग बोन के, तो अस्थि के मध्य भाग में फ्रैक्चर हो रहा है तो डाइफाइजियल फ्रैक्चर, किनारों पर हो रहा है तो एपिफाइजियल, और दोनों के बीच में हो रहा है तो। दिक्कत है यहां तक? उसके बाद में फ्रैक्चर के लक्षण लिखे थे। सबसे पहले लिखा था डिफॉर्मिटी, अस्थि की शेप और साइज बदल जाएगी। लॉस ऑफ फंक्शन, जिस भी जगह पर फ्रैक्चर हुआ है वो अंग काम करना बंद कर देगा। एबनॉर्मल मोटिलिटी यानी कि पशु की चाल परिवर्तन हो जाएगा। स्वेलिंग आ जाएगी जिस जगह पर, क्रिप्टेटिंग साउंड यानी कि टूटी हुई अस्थि को दबाने पर कड़कड़ की आवाज आएगी। तो क्रिप्टेटिंग साउंड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ए फ्रैक्चर। और ये जो साइन अपन ने लिखे हैं, ये साइन लिखे हैं कंप्लीट फ्रैक्चर के लिए। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के अंदर इन सब का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है।
उसके बाद में फ्रैक्चर के उपचार की बात करें तो उपचार से पहले डायग्नोसिस लिखा था, डायग्नोसिस के लिए एक्सरे का उपयोग करते हैं। फिर अपने उपचार के अंदर दो तरीके लिखे थे, रिडक्शन और रिटेंशन। रिडक्शन के अंदर तीन तरीके लिखे थे, मैनिपुलेशन, मैकेनिकल ट्रैक्शन और सर्जिकल अप्रोच। और अगर बात करते हैं रिटेंशन की, जिसको इमोबिलाइजेशन और फिक्सेशन भी कहते हैं, वहां पर भी तीन तरीके लिखे थे। पहला था कोप्टेशन, स्प्लिंट और कास्ट, दूसरा था इंटरनल फिक्सेशन और तीसरा था थॉमस स्प्लिंट। इनकी बात करना हमारे को। हेडिंग डालोगे रिडक्शन। फ्रैक्चर का उपचार, फ्रैक्चर का उपचार, और उपचार के अंदर सबसे पहले लिखोगे रिडक्शन। नाम पहले लिख दिए, डायरेक्ट काम पे आते हैं। रिडक्शन, रिडक्शन लिख लिया। सुनो, टूटी हुई अस्थियों को उसके नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर लेकर आना, यानी कि जैसे वो नॉर्मल रूप से इस जिस पोजीशन के अंदर थी उसी पोजीशन में लेकर आना ही क्या कहलाएगा? रिडक्शन। अस्थि अगर अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर रहेगी तो उस केस के अंदर अस्थि का जुड़ना भी जल्दी होगा और सही तरीके से अस्थि जुड़ेगी भी। लिखो इसके अंदर, रिडक्शन के अंदर लिखो, टूटी हुई अस्थियों को, टूटी हुई अस्थियों को, टूटी हुई अस्थियों को सामान्य एनाटॉमिकल पोजीशन में लेकर आना, टूटी हुई अस्थियों को सामान्य एनाटॉमिकल पोजीशन में लेकर आना। लेकर आना जिससे जिससे हीलिंग जल्दी हो और अस्थि सही प्रकार से जुड़े। रिडक्शन कहलाता है। टूटी हुई अस्थियों को नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में लेकर आना जिससे हीलिंग जल्दी हो और अस्थि जल्द सही प्रकार से जुड़े, क्या कहलाता है? रिडक्शन। रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, रिडक्शन कितने प्रकार से कर सकते हैं? लिखो, रिडक्शन तीन प्रकार से किया जाता है। तीन प्रकार से। तीन प्रकार के अंदर सबसे पहला नाम लिखा था मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है टूटी हुई अस्थियों को हाथों से दबाकर सामान्य एनाटॉमिकल पोजीशन में लाना। मैनिपुलेशन के बाद में दूसरे नंबर पे लिखा था मैकेनिकल ट्रैक्शन। मैकेनिकल ट्रैक्शन के अंदर किसका उपयोग करेंगे? यांत्रिक बल का। यांत्रिक बल के द्वारा रिडक्शन। और तीसरे नंबर पे लिखा था सर्जिकल अप्रोच। सर्जिकल अप्रोच शल्य क्रिया के द्वारा रिडक्शन। तो अगर दो हस्तियां टूट गई है, अगर आप उनको नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में लेकर आना चाह रहे हो, मान लो ये पेन है, अगर ये पेन टूट जाए, इसको एक बोन माने, तो ऊपर की तरफ स्किन है, इसके ऊपर आपको पता ही नहीं कि कहां से टूटी हुई है, लेकिन आप थोड़ा सा आइडिया लगाकर इसको थोड़ा सा आगे की तरफ खींचोगे, उसके बाद में इसको छोड़ोगे, वापस पोजीशन में जुड़ेगा, फिर ऊपर से दबाकर देखोगे कि कहीं कोई सिरा ऊपर तो निकला हुआ नहीं है।
इसको तो बोलेंगे मैनिपुलेशन। क्या बोलेंगे? मैनिपुलेशन। स्मॉल एनिमल्स के अंदर जो रिडक्शन किया जाता है वो मैनिपुलेशन के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं लार्ज एनिमल्स की, गाय भैंस की अगर बात करते हैं, तो वहां पर हड्डियां मोटी मोटी होती है, आपके हाथ में पकड़ भी नहीं आती। उस केस के अंदर अस्थि के एक सिरे के ऊपर अपन बांध लेते हैं रस्सी, और किसी दूसरे आदमी से खींचने के लिए बोलते हैं। वो खींचेगा तो टूटी अस्थियों के बीच में गैप आ जाएगा। गैप आने के बाद में थोड़ा सा मैनिपुलेशन आप करोगे और उसको छोड़ने के लिए कहोगे, तो नॉर्मल अस्थि अपनी पोजिशन के अंदर आ जाएगी। इसको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल ट्रैक्शन। अगर ये दोनों ही तरीके काम नहीं कर रहे हैं तो उस केस के अंदर अपन स्किन के अंदर इंसिजन लगाएंगे, उसके बाद में मसल्स के ऊपर लगाएंगे, और सामने जब अस्थि दिख रही है तो और भी ज्यादा आसानी से हम रिडक्शन कर सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सर्जिकल अप्रोच। तो सर्जिकल अप्रोच के अंदर बेसिकली हम इंसिजन लगाते हैं, चीरा लगाकर रिडक्शन करने का कार्य करते हैं। नाम याद रखोगे, डिटेल्स आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। डिटेल हमारे को रिडक्शन की डेफिनेशन जरूर याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टूटी हुई अस्थियों को उनकी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में लेकर आना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। और उसको उसी उसी स्थान पर बनाए रखना लंबे समय तक क्या कहलाएगा? रिटेंशन कहलाएगा। क्लियर है? लिखो। क्या? हाथ के बल के द्वारा किया गया उपचार मतलब? तो मैनिपुलेशन हो गया ना। रिडक्शन के लिए इतने तरीके हैं ना हमारे पास में, आप हाथ ही कैसे बोल सकते हो भाई? अगर सिर्फ हाथ ही होता तो लिख देते अपन यहां पर, लेकिन आपके पास में मैकेनिकल ऑप्शन वाला भी है, सर्जिकल अप्रोच भी आपके पास में, इसलिए अपन ने नहीं लिखा उसके अंदर हाथ का नाम। क्या हो गया सर? गलत लिख लिया क्या भाई ने? पूरा? थोड़ा सा? तो भाई को बोलो बोर्ड पे देख के लिखे। आ गया हो गया आप? चलो। सर आ गएंगे आप? आ जाओ, ऐसे कुछ नहीं। किसको रहे तुम? है ना, पड़ोसी के बारे में कितना सोचते हो तुम। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो सेकंड नंबर पे रिटेंशन। सेकंड नंबर पे लिखोगे रिडक्शन के बाद में रिटेंशन। रिटेंशन को इमोबिलाइजेशन या फिक्सेशन भी कहते हैं। रिटेंशन को इमोबिलाइजेशन या फिक्सेशन भी कहते हैं। तीनों नाम लिखोगे, तीनों नाम ही याद रखने हैं आपको। डिफाइन की अगर बात करते हैं, हम लिखते हैं टूटी हुई अस्थियों को लंबे समय तक एक ही स्थिति में बनाए रखना जब तक कि वो जुड़ नहीं जाती।
क्या कहलाता है? रिटेंशन। रिटेंशन कहलाता है। आपको प्लास्टर तब तक बांध के रखना है जब तक कि वो जुड़ नहीं जाएगी। जब टूटी थी उस टाइम पे प्लास्टर करवाया अपन ने, हमने कह दिया कि 20 दिन बाद में दोबारा दिखा देना। 20 दिन बाद में जब वो आपके पास में आ रहा है उस टाइम पे वापस से एक्सरे कराओ। अगर आपको लगता है कि जुड़ी नहीं है अस्थि तो वापस उसको 20 दिन एक्सटेंड कर दो आप, ठीक है। 20 दिन बाद में वापस आएगा, वापस एक्सरे कराओ। अगर आपको लगता है कि अब जुड़ गई उस टाइम पर अपन प्लास्टर को काट देंगे। तो टूटी हुई अस्थियों को लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बनाए रखना जब तक कि वो जुड़ नहीं जाती, क्या कहलाएगा? रिटेंशन, इमोबिलाइजेशन या फिक्सेशन। रिटेंशन की अगर बात करते हैं तो रिटेंशन भी 3 तरीके से किया जाता है। कितने तरीके से? 3 प्रकार से। 3 प्रकार की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है हमारे पास में कोप्टेशन, स्प्लिंट और कास्ट। कोप्टेशन, स्प्लिंट एंड कास्ट। कोप्टेशन, स्प्लिंट और कास्ट की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर हम लकड़ी की खपच्चियां या बांस की खपच्चियां, मेटल प्लेट्स बाहर की तरफ ही काम में लेंगे। इसके अलावा पीओपी, क्या बोलते हैं इसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका उपयोग किया जाता है पीओपी का। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास में इंटरनल फिक्सेशन। इंटरनल फिक्सेशन। इंटरनल फिक्सेशन की अगर बात करते हैं तो एग्जांपल के अंदर आती है हमारे पास में इंट्रामेडुलरी पिनिंग। इंट्रामेडुलरी पिनिंग। बोन मेरो कैविटी को दूसरा नाम क्या है? मेडुलरी कैविटी। तो मेडुलरी कैविटी की जो साइज होगी उसी साइज की रोड इसके अंदर डाल दी जाएगी और उसको फिक्स कर दिया जाएगा। जब अस्थि जुड़ जाएगी उसके बाद में ऑपरेशन करके वापस से इस रोड को बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ये वाला, लेकिन उससे ज्यादा काम करता है क्योंकि जानवरों के अंदर डॉग्स की अगर बात करते हैं तो डॉग ओनर थोड़े ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, तो प्लास्टर बांधना और ये माथा फुड़ियां ज्यादा लगती है उनको, इसलिए वो इसके ऊपर जाते हैं इंटरमेडुलरी पिनिंग। इसके अलावा अगर बात करते हैं ट्रांसफिक्सेशन, स्क्रू या फिर वायर, ये भी इंटरनल फिक्सेशन के अंदर आते हैं। इसके अलावा मेटल प्लेट्स आती हैं। ये वाली जो प्लेट लिखी है यहां पर, ये तो बाहर की तरफ लगानी है आपको। रुई लगाई, प्लेट लगा दी, उसके बाद में प्लास्टर कर दिया अपन ने। मेटल नहीं है, लकड़ी की खपच्चियां लगा ली है, बांस की खपच्चियां लगा ली। ये वो प्लेट है जो ऑपरेशन करके इंसिजन लगाएंगे और जहां से अस्थि टूटी हुई है वहां पर अपन काम में लेंगे इसको। तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास में थॉमस स्प्लिंट। क्या आता है? थॉमस स्प्लिंट। किसके फ्रैक्चर के उपचार में? फीमर के फ्रैक्चर के उपचार में। स्पेशली किसके अंदर? डॉग में। डॉग के अंदर 100% सक्सेस है ये, क्योंकि डॉग का वजन कम है। वजन कम है तो ये पूरा का पूरा वजन को अपने ऊपर ले लेगा। लेकिन अगर गाय भैंस की बात करते हैं तो गाय भैंस के अंदर टेम्परेरी इमोबिलाइजेशन, गाय भैंस में टेम्परेरी इमोबिलाइजेशन, अस्थायी स्थायीकरण, ठीक है ना। टेम्परेरी क्यों कहा? अब अगर मान लो आप कुछ ही नहीं करोगे, मान लो फीमर के ऊपर फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर तो बांध नहीं सकते। जब कुछ नहीं कर सकते तो कुछ तो करें, तो वो कुछ करने के लिए अपन गाय के अंदर क्या बांध देंगे? थॉमस स्प्लिंट, ठीक है ना। तो बनी रहेगी ये कुछ साइज दोनों के ही मैं बता देता हूं। नॉर्मल मान लो किसी भी बोन के अंदर फ्रैक्चर हो गया, यहां पर ये बोन है, यहां से कोई सा भी फ्रैक्चर हो गया, आपने रिडक्शन किया, पहले इसके नॉर्मल एंडोर्बिकल पोजीशन के अंदर लेकर आए और उसके बाद के अंदर इसकी जो लेयर है स्किन वाली, ये स्किन वाली लेयर है। सबसे पहले आपको यहां पर कॉटन लगानी है। क्या लगानी है? कॉटन। डायरेक्ट अगर लकड़ी की खपच्ची या मेटल अगर आप डायरेक्ट लगा दोगे तो वो डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आएगी और स्किन के अंदर घाव हो जाएंगे, क्योंकि लगातार दबाव पड़ने की वजह से अगर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है और अगर वो लगातार स्किन के कांटेक्ट के अंदर आ रहा है तो वहां पर घाव होने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे बेड सोर होते हैं तो उस टाइम पे भी ये कंडीशन होती है। उस यहां पर ये कॉटन लगानी है। कॉटन के बाद में आपको लगाना है स्प्लिंट।
स्प्लिंट के अंदर आप लकड़ी की खपच्ची लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? लकड़ी की खपच्ची। और इस लकड़ी की खपच्ची के ऊपर वापस से आपको कॉटन लगानी है, और कॉटन लगाने के बाद में आपको पीओपी कास्ट करना है यहां पर पूरा पूरा। ठीक है। पुराने टाइम के ऊपर तो अपन ये करते थे कि अपनी जो बैंडेज आती है ना पट्टी, उस पट्टी के ऊपर पीओपी भरते थे। पट्टी को पूरा ओपन कर लिया, उसके ऊपर पीओपी डाला और वापस से रोल कर लिया उसको गोल 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 गोल, तो बीच के अंदर पीओपी फंस जाएगा। उस पट्टी को फिर डुबाना है हमारे को पानी के अंदर, और पानी के अंदर डुबोने के बाद में उसको यहाँ पर लपेट देना है, रोल कर देना है। चूंकि पीओपी अब गीला हो चुका है तो आसानी से चिपक जाएगा, विद इन 10 मिनट से परमानेंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। वर्तमान के अंदर डॉक्स के अंदर हमारे पास में पहले से इम्प्रेग्नेटेड गोज आने लग गई है। इम्प्रेग्नेटेड गोज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि ये आपको बार बार पीओपी भरने की कोई जरूरत नहीं है, पट्टी के ऊपर पीओपी सूखी अवस्था के अंदर लगा के दे दिया उन्होंने, फिक्स कर दिया। ठीक है। जैसे कॉलर वगैरह के अंदर कपड़ा आता है ना, वो थोड़ा हार्ड कपड़ा आता है ना, वैसा टाइप का। आप बस पानी में डुबो और प्लास्टर कर दो उससे, इतना ही काम। उनको बोलते हैं इम्प्रेग्नेटेड गोज। तो अगर ये पीओपी वाला सिस्टम नहीं है आपके पास में, तो इम्प्रेग्नेटेड गोज डॉग्स के अंदर काफी अच्छी काम करती है। और ट्रीटमेंट भी बेसिकली फ्रैक्चर कुत्तों का ही होता है, बाकियों का तो हम टाइम पास ही करते हैं। ठीक है। तो ये चूंकि बाहर की तरफ कर रहे हैं अपन, इसलिए इसको इंटरनल फिक्सेशन के अंदर ना लिखकर कोप्टेशन, स्प्लिंट और कास्ट के अंदर रखा है। इंटरनल फिक्सेशन की अगर बात करते हैं तो इंट्रामेडुलरी पिनिंग। इंट्रामेडुलरी पिनिंग करते कैसे हैं? ये बोन है और ये टूट गई यहां से, और ये बोन की बोन मेरो कैविटी है। इस बोन मेरो कैविटी की साइज की एक मेटल रोड ली जाएगी और इसको ऑपरेट करके सर्जिकल अप्रोच के द्वारा यहां से इंसर्ट करवाया जाएगा यहां तक, पूरा का पूरा। अब जब ये पूरी की पूरी रोड अगर इसके अंदर आ गई है तो क्या ये अस्थि हिलेगी? क्या अब ये भाई पेन के अंदर रिफिल होती है, अगर पेन टूट जाता है तो रिफिल को मोड़ दोगे, लेकिन रिफिल अगर इस पेन के गैप के बराबर मोटी रिफिल होती तो क्या पेन हिलता? क्या नहीं हिलता। तो ये रोड बेसिकली यही काम करेगी, इसको बोलते हैं इंट्रामेडुलरी पिनिंग, जिसको आप नॉर्मल तरीके से समझो तो जैसे रोड डालना ऑपरेशन करके, है ना, वो वाला। जब तक हड्डी जुड़ेगी तब तक ठीक है, उसके बाद में वापस से इसको हटाना पड़ेगा, तब जाके नॉर्मल हो जाएगा वापस से। परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। रोड वाला काम नहीं करना चाहते कि नहीं साहब हम तो ये नहीं करेंगे, आप क्या करोगे? एक मेटल प्लेट लोगे, यहां पर प्लेट लगा दी और यहां पर प्लेट लगा दी, और इसके अंदर स्क्रू लगा दिया आपने। क्या लगा दिए? स्क्रू। अब भी अस्थि हिलेगी? क्या नहीं हिलेगी। हमारे को हिलाना ही तो नहीं है बस, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये दोनों के दोनों चीजों की अगर बात करते हैं, इंट्रामेडुलरी पिनिंग और ट्रांसफिक्सेशन स्क्रू या वायर्स, ये किसके अंदर आते हैं? इंटरनल फिक्सेशन के अंदर आते हैं। थॉमस स्प्लिंट की अगर बात करते हैं तो थॉमस स्प्लिंट का उपयोग किया जाता है मेनली फीमर के फ्रैक्चर के उपचार के अंदर। मान लो ये जानवर का पीछे वाला पैर है, इस टाइप का आता है। ठीक है। तो हमने एक एल्यूमिनियम, थॉमस स्प्लिंट जो बनाते हैं ना, वो या तो एल्यूमिनियम की बनाते हैं या फिर लोहे की रोड से। ये जो फीमर है, इस फीमर के ऊपर हम एल्यूमिनियम या लोहे की रोड से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे इस प्रकार का, इस प्रकार से, और इस स्ट्रक्चर को फिक्स करेंगे पूरे के पूरे पैर के ऊपर। तो जब भी पशु चलेगा, डॉग चलेगा, उस टाइम पर सारा का सारा प्रेशर इस पैर के ऊपर ना आने के बजाय वो इस स्ट्रक्चर के ऊपर आएगा, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थॉमस स्प्लिंट। क्या बोलते हैं? थॉमस स्प्लिंट। चूंकि कुत्ते का वजन 15-20 किलो है, भाई ज्यादा ज्यादा इतना ही होगा, तो क्या होगा, मोटा कुत्ता हुआ 15-25 किलो, 30 किलो मान लो, तो ये एल्यूमिनियम या लोहे की रोड उस पूरे के पूरे वेट को गेन कर लेगी। और फीमर के अंदर आप यहाँ पर, फीमर यहाँ पर है, यहाँ पर प्लास्टर आप करोगे तो बार बार वो नीचे आएगा, तो वो तो सक्सेस है नहीं। तो दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो आप इंटरमेडुलरी पिनिंग करवाओ, अगर वो नहीं करवा रहे हो तो फिर उस केस के अंदर क्या काम मिलेंगे? थॉमस स्प्लिंट काम मिलेंगे। किसकी बनी होगी? एल्यूमिनियम या लोहे की रोड से। शेप हमारे को ये वाली रखनी है, और इसको नाप पूरी कुत्ते की नाप के हिसाब से, जो पेशेंट है उसके नाप के हिसाब से बनाई जाएगी। चूंकि गाय भैंस के अंदर भी आप इंटरमेडुलरी पिनिंग तो कर नहीं सकते, क्योंकि कितने 400-500 किलो बढ़ा लो आप, 400-500 किलो वजन कोई सी भी रोड नहीं संभाल सकती, आपको पता है। ठीक है। तो इंटरमेडुलर पिनिंग सक्सेस नहीं है। तो मोटा जो स्टील वायर होते हैं हमारे पास में, उन स्टील वायर के द्वारा ये थॉमस स्प्लिंट बनाया जाता है। तो टेम्परेरी इमोबिलाइजेशन, परमानेंट तो नहीं कर पाता खैर, क्योंकि 400-500 किलो की गाय हिलेगी तो ये हमारा थॉमस स्प्लिंट भी हिल ही जाएगा। तो टेम्परेरी इमोबिलाइजेशन के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? थॉमस स्प्लिंट का। किसके अंदर? गाय भैंस के अंदर। परमानेंट इमोबिलाइजेशन किसके अंदर हो जाएगा?
डॉग के अंदर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सिर्फ किसके फ्रैक्चर के अंदर काम आएगी? फीमर के फ्रैक्चर के अंदर काम आएगी। तो फ्रैक्चर के उपचार की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में दो तरीके हैं, रिडक्शन और रिटेंशन। रिडक्शन के अंतर्गत हम नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में लेकर आएंगे और उसी एनाटॉमिकल पोजीशन में लाने के बाद में उसको लंबे समय तक बनाए रखेंगे जब तक कि हमारी अस्थि जुड़ नहीं जाती। तो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में लाना तो कहलाता है रिडक्शन, और उसी स्थिति में लंबे समय तक बनाए रखना रिटेंशन। के लिए हमारे पास में तीन तरीके हैं, कोप्टेशन, स्प्लिंट और कास्ट है, इंटरनल फिक्सेशन है और थॉमस स्प्लिंट है। दिक्कत यहां तक कर लोगे? रिडक्शन लिख लिया ना, लिखो रिटेंशन। सर पेपर में क्वेश्चंस नेगेटिव हो जाते हैं, क्या करें? इसका मतलब है आपको याद नहीं है। पेपर के अंदर कहीं क्वेश्चन आंसर की के अंदर गलत दे रखे हैं, आंसर की में गलत दे रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको गलत ही मानोगे, आप उनको सही मान लो। कहीं पे जो सही है वो सही है, चाहे आंसर की में गलती क्यों दे रखा हो। ध्यान रखना इस चीज का। आप इंग्लिश वर्जन मान के आंसर किया करो, फिर से कह रहा हूं। बोल देंगे, चलो देखेंगे फिर। कंफ्यूज नहीं होने देंगे। इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आप थोड़ा सा जो जिसको आप बोलते हो ना कच्चा प्लास्टर, उस टाइप का करके छोड़ देते हैं हम। कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 10% से ज्यादा आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो 6 से ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए। 100 कर रहे हो तो 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 120 कर रहे हो तो 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अंडरलाइन करोगे इंट्रामेडुलरी पिनिंग को, क्वेश्चन पूछा जाएगा इंट्रामेडुलरी पिनिंग, इंटरनल फिक्सेशन का एग्जांपल कौन सा है? आंसर क्या दोगे? इंट्रामेडुलरी पिनिंग। थॉमस स्प्लिंट के साथ में एल्यूमिनियम या लोहे की रोड से बनाते हैं, ये भी लिखना।
फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखोगे सारा का सारा। वेरी गुड क्वेश्चन। कौन सा? अरे फ्रैक्चर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ध्यान रखोगे जहां पर अपन ने लास्ट के अंदर एवल्जन फ्रैक्चर लिखा था, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, कंप्लीट फ्रैक्चर के अंदर एवल्जन फ्रैक्चर तक तो याद रखोगे बोर्ड के लिए। और बाकी जो डेंटेड लिखा था, डिस्ट्रक्टेड लिखा था, सेगमेंटल लिखा था, ये सारे के सारे याद रखने आपको किताबों के लिए, शिवालय के पेपर के लिए। देख लेना तुम्हारे हिसाब से। फ्रैक्चर भी घाव की श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। तो घाव भरते हैं तो वैसे ये भी तो भरते हैं। हेडिंग डालोगे हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर। आराम से लिखो, आराम से सर, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। लिखो फ्रैक्चर का भरना, हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर। हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर। सर आप बुक निकालो ऑब्जेक्टिव वाली आपके नाम से। नहीं, इतना नाम ही बहुत है, तुम जान लेते हो ना इतना बहुत। नहीं, नाम नहीं चाहिए मेरे को, नाम दिक्कत करता है। लिख लिया हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर। लास्ट टाइम पूछा गया ये वाला सीक्वेंस पूछा गया आपसे कि फ्रैक्चर में हीलिंग किस सीक्वेंस के अंदर होती है। कोई नहीं पढ़ाता था, हम पढ़ा देते। देखो इधर, फ्रैक्चर के भरने की 4 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? पहला है फॉर्मेशन ऑफ हेमेटोमा। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सॉफ्ट कैलस। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी बोन कैलस। और चौथे नंबर पे आता है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी बोन कैलस। गलती से अगर समय पूछ ले तो फॉर्मेशन ऑफ हेमेटोमा में 24 घंटे का समय लगता है। 7 से 14 दिन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सॉफ्ट कैलस बन जाता है, 1 से 1.5 महीने के अंदर। और 1 से 2 महीने के अंदर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टूटी हुई अस्थि के अंदर कैल्सिफिकेशन कितने दिन बाद में शुरू होता है? अस्थि और उपास्थि की अगर बात करते हैं तो उपास्थि के अंदर लिखा था रक्त वाहिनियां, तंत्रिका और लसिका वाहिनियां अनुपस्थित होती है, इसलिए उपास्थि का पोषण किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। अस्थियों की बातें करी थी अपन ने, तो अस्थियों के अंदर एक न्यूट्रिएंट फोरामन लिखा था अपन ने, और अपन ने कहा था कि न्यूट्रिएंट फोरामन के द्वारा रक्त वाहिनियां रक्त बोन के अंदर प्रवेश करती है, जिससे बोन को पोषण प्राप्त होता है। लिखा था अपन ने। अस्थि टूटी है तो अस्थि के अंदर पाई जाने वाली रक्त वाहिनियां भी टूटेगी, और रक्त वाहिनी अगर टूटेगी तो खून भी निकलेगा, और खून निकलेगा तो वो टूटी अस्थियों के बीच के अंदर जमा हो जाएगा। त्वचा के नीचे असामान्य रूप से रक्त का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? बताइए आपको। बोन के बीच में इकट्ठा हो गया तो भी अपन ने क्या बोल दिया? हेमेटोमा। तो फॉर्मेशन ऑफ हेमेटोमा 24 घंटे के अंदर हो जाएगा, यानी कि जैसे बोन टूटेगी खून इकट्ठा होएगा, और इकट्ठा होने पर 24 घंटे तक क्या रहेगा? हेमेटोमा रहेगा। उसके बाद में वहां पर ओस्टियोक्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं आना शुरू हो जाएगी, जिससे प्राइमरी सॉफ्ट कैलस का निर्माण होगा। टाइम कितना लगेगा? 7 से 14 दिन। 14 दिन बाद के अंदर इसके ऊपर कैल्शियम का जमाव होने लग जाएगा, और कैल्शियम के जमाव होने से किसका निर्माण होगा? प्राइमरी बोन कैलस का निर्माण होगा। प्राइमरी बोन कैलस जो बनेगा वो बेसिकली टूटी हुई अस्थि के ऊपर से बनेगा, यानी कि अगर अस्थि टूटी है इस प्रकार से,
मान लो ये अस्थि यहां से टूटी हुई है, तो ये कैलस जो बनेगा वो ऐसे मोटा बनेगा ऊपर की तरफ से, इसको बोलेंगे प्राइमरी बोन कैलस। फिर जब पूरी अस्थि जुड़ जाएगी अंदर की तरफ से, तो जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन हटा दिया जाएगा ओस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा। इस प्रकार से, और जो टूटी हुई अस्थि है वो बिल्कुल बराबर लेवल के अंदर आ जाएगी। तो प्राइमरी सॉफ्ट कैलस जो बनता है वो 7 से 14 दिन पर, प्राइमरी बोन कैलस बनेगा 1 से 1.5 मंथ के ऊपर। फिक्स टाइमिंग है नहीं, सबकी अपनी अपनी इम्यूनिटी के हिसाब से बन जाता है, इसलिए अपन ने रेंज लिखी है यहाँ पर। और सेकेंडरी बोन कैलस की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर 1 से 2 महीने का टाइम लगता है, यानी कि पूरी अस्थि जुड़कर बिल्कुल नॉर्मल होने के अंदर कम से कम आपको कितना समय चाहिए, 2 महीने का समय चाहिए। ठीक है। पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रैक्चर हीलिंग का सीक्वेंस उन्होंने पूछा था, फॉर्मेशन ऑफ हेमाटोमा, प्राइमरी सॉफ्ट कैलस, प्राइमरी बोन कैलस और सेकेंडरी बोन कैलस। दूसरा ऑप्शन के अंदर सेकेंडरी, फिर फॉर्मेशन ऑफ हेमाटोमा बीच में कर दिया, कैसे भी आपको यही सीक्वेंस याद रखना है। ज्यादा ज्यादा पूछेंगे तो टाइम पूछेंगे, टाइम अपन ने यहां पर लिख दिया है। क्लियर। कैल्सिफिकेशन के लिए 10 से 14 दिन लिखना। हीलिंग वाला क्वेश्चन किसी ने नहीं पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था भाई, है ना, जोटवाड़ा में भी नहीं पढ़ाया था, क्योंकि जोटवाड़ा में हम सिर्फ एनाटॉमी पढ़ा के आते थे। दस और 14 में से एक चुनना हो तो 10 को चुनना भाई, कैल्सिफिकेशन के लिए अंडरलाइन करोगे 10 को। रेंज दे रखी है तो 10 से 14 या 15 दिन। सिंगल वर्ड अगर शुरू कब से होता है तो 10 दिन। लिख लिया। फ्रैक्चर यहां पर होता है समाप्त। से रिलेटेड 2-3 टर्म और आती है हमारे पास में, स्प्रेन आता है, डिसलोकेशन आता है और स्ट्रेन आता है। 3 नाम आपसे पूछे जाते हैं, स्प्रेन, स्ट्रेन और डिसलोकेशन। लिखो फिर बात करें। अभी तो ये लिखना है।
लिख लिया सबने? 3 टर्म है हमारे पास में, पहली है स्प्रेन, दूसरा है डिसलोकेशन और तीसरा है स्ट्रेन। साइनोवियल जोड़ की संरचना आपको याद ही है, पता है ना आपको? ये एक अस्थि है, ये दूसरी अस्थि है, इन दोनों अस्थियों की ये योजक सतह है और इस योजक सतह के ऊपर कौन सी उपास्थि पाई जाती है? योजक उपास्थि। फिर इसके चारों ओर क्या पाया जाता है? जॉइंट कैप्सूल। क्या मिलता है? जॉइंट कैप्सूल कितनी परतों से मिलकर बनता है? बाहर की तरफ तंतुमय संयोजी ऊतक और अंदर की तरफ साइनोवियल झिल्ली। आप पढ़ते हो ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है और आपको याद भी है, पता है ना? ठीक है। फिर इसके अंदर क्या भरा रहता है? और जोड़ को गति प्रदान करने के लिए क्या पाए जाते हैं? लिगामेंट। बोन के अंदर ही अगर बात करते हैं तो बोन के अंदर यहां पर पाया जाता है टेंडन और इस टेंडन के द्वारा क्या जुड़ती है? मसल्स जुड़ती है। ऐसा ही कुछ होता है। कंकाली पेशियों के अंदर गति इसी प्रकार से होती है, जॉइंट के अंदर तो लिगामेंट के द्वारा और बाकी के अंदर मसल्स के द्वारा। मसल्स के अंदर भी कॉन्ट्रेक्शन और संकुचन होते रहते हैं। ठीक है, कोई सा भी जॉइंट मान लो आप इसको, रास्ते से जा रहे थे और क्या खा रहे थे? भेलपूरी खा रहे थे, है ना? पोए, पोए तो बहुत खा लिए, बोर हो गए यार। भेलपूरी, मंचूरियन, चलो मंचूरियन खा रहे थे, शक्ल नहीं बिगाड़नी है मंचूरियन का नाम सुन के। देखो इधर, दोस्त को पता लग गया मंचूरियन खा रहे हैं, दोस्त लेकर आया साइकिल कि टक्कर मारेंगे इसको। दोस्त ने मार दिया आपको साइकिल से टक्कर। अब साइकिल से टक्कर कितनी लग सकती थी आपको पता ही है। लिगामेंट के कुछ तंतु टूट गए, जॉइंट कैप्सूल के कुछ तंतु टूट गए, लेकिन अस्थियां इसी पोजीशन के अंदर है। इसको तो बोलेंगे स्प्रेन, यानी कि किसी बाह्य चोट के द्वारा जॉइंट कैप्सूल और लिगामेंट के तंतुओं का टूट जाना तो क्या कहलाएगा? स्प्रेन। दोस्त को पता लगा कि ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बोला अगली बार खाने दो। वापस इस बार मंचूरियन को चेंज करके आप चाउमीन लेके आए, लेकिन इस बार दोस्त बाइक लेके आया और बाइक से ज्यादा टक्कर मारी आपको। ये दोनों तो टूटे ही टूटे, लेकिन इसके अलावा बोन की जो पोजीशन थी आपकी, ये बोन जो यहां पर थी, अभी ये बोन खिसक कर ऐसे हो गई और इसकी योजक उपास्थि यहां पर आ गई। अब ये बोन इस पोजीशन के अंदर आई है तो जॉइंट कैप्सूल के ऊपर भी नुकसान हुआ है, लिगामेंट के ऊपर भी नुकसान हुआ है, यानी कि स्प्रेन तो हुआ ही हुआ है, होगा ही होगा ये तो। लेकिन अब इस कंडीशन के अंदर इसको अपन क्या बोलेंगे? डिसलोकेशन। दोनों अस्थियों की योजक सतह यानी आर्टिकुलर सरफेस का अपने नियत स्थान से हट जाना क्या कहलाता है? और डिसलोकेशन के अंदर स्प्रेन 100% होगा, लेकिन आप इसको स्प्रेन नहीं बोलोगे, इसके इसके अंदर क्या बोलोगे? डिसलोकेशन। ठीक है। दोस्त इस बार बड़ी गाड़ी लेके आया, बलेनो लेके आ गया मान लो, ये तो हुआ ही हुआ है, इसके साथ में मसल्स और टेंडन के लिगामेंट भी टूट गए, इसको अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रेन। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये चीज है कि किसके अंदर क्या टूटा है। स्प्रेन की अगर बात करते हैं तो स्प्रेन के अंदर जॉइंट कैप्सूल और लिगामेंट के तंतु टूटते हैं, आर्टिकुलर सरफेस का अपने नियत स्थान से हट जाना डिसलोकेशन कहलाता है, और टेंडन और मसल्स के तंतुओं का टूट जाना स्ट्रेन कहलाता है। क्लियर है? ट्रीटमेंट की अगर बात करते हो तो सेम फ्रैक्चर वाला ट्रीटमेंट है, रिडक्शन और रिटेंशन, बस इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दिक्कत यहां तक? नोट डाल के लिखो स्प्रेन। स्प्रेन और स्ट्रेन में रिडक्शन क्या करेगा? सर कई बार हो सकता है कि मोच आ जाती है तो हम गर्म पट्टी बांधते हैं ना, तो गर्म पट्टी बांधने से जॉइंट कैप्सूल और जो लिगामेंट है उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से तंतु जुड़ना शुरू हो जाता है, इसलिए जरूरी है हमारे को रिटेंशन। लिखो स्प्रेन, लिखो किसी बाह्य चोट के कारण, किसी बाह्य चोट के कारण जॉइंट कैप्सूल तथा लिगामेंट्स के तंतुओं का टूट जाना, किसी बाह्य चोट के कारण जॉइंट कैप्सूल, जॉइंट कैप्सूल, जॉइंट कैप्सूल तथा लिगामेंट के तंतुओं का टूट जाना, जॉइंट कैप्सूल तथा लिगामेंट के तंतुओं का टूट जाना
जॉइंट कैप्सूल तथा लिगामेंट के तंतुओं का टूट जाना। किसी बाह्य चोट के कारण जॉइंट कैप्सूल तथा लिगामेंट के तंतुओं का टूट जाना। ब्रैकेट में लिखोगे बिना डिसलोकेशन के, ब्रैकेट में लिखोगे बिना डिसलोकेशन के, ब्रैकेट में लिखोगे बिना डिसलोकेशन के, स्प्रेन कहलाता है, के स्प्रेन कहलाता है, स्प्रेन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो डिसलोकेशन। डिसलोकेशन, डिसलोकेशन लिखो। दो अस्थियों की योजक सतह आर्टिकुलर सरफेस, दो अस्थियों की योजक सतह आर्टिकुलर सरफेस, दो अस्थियों की योजक सतह आर्टिकुलर सरफेस, दो अस्थियों की योजक सतह आर्टिकुलर सरफेस का अपने नियत स्थान से हट जाना। दो अस्थियों की योजक सतह आर्टिकुलर सरफेस का अपने नियत स्थान से हट जाना। दो अस्थियों की योजक सतह आर्टिकुलर सरफेस का अपने नियत स्थान से हट जाना, हट जाना डिसलोकेशन कहलाता है, डिसलोकेशन कहलाता है, डिसलोकेशन कहलाता है। डिसलोकेशन को ही दूसरा नाम देते हैं लग्जेशन। लिखो, इसे सामान्य भाषा में, इसे सामान्य भाषा में, इसे सामान्य भाषा में लग्जेशन कहते हैं। इसे सामान्य भाषा में लग्जेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लग्जेशन। देखो इधर, गाय भैंस की अगर बात करते हैं तो कौन से जॉइंट के अंदर डिसलोकेशन ज्यादा होता है उसकी बात कर रहे हैं अपन। गाय भैंस के अंदर फीमरो पटेलर जॉइंट, फीमर और पटेला के बीच में जो जॉइंट होता है ना, जॉइंट का पूरा नाम क्या है? स्टाइफल जॉइंट। स्टाइफल जॉइंट के अंदर आपको पता है कि फीमर, पटेला और टिबिया फिबुला सारी सम्मिलित रहती है। पटेला सिर्फ फीमर से जुड़ती है और किसी से नहीं जुड़ती। तो पटेला जो होती है वो फीमर के ऊपर ग्लाइड करती है। तो पटेला की नीचे वाली सतह और फीमर की ऊपर वाली सतह, ये दोनों अपने नियत स्थान से हट जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन या लग्जेशन। हिप जॉइंट आप जानते हो, फीमर का हेड और हिप बोन की एसेटाबुलम या कोडोलॉइड कैविटी, वहां पर। इक्वाइंस की अगर बात करते हैं, घोड़े गधे खच्चर की अगर बात करते हैं, तो वहां पर फैटलॉक, स्टाइफल और हिप जॉइंट के अंदर सर्वाधिक होता है। डॉग की अगर बात करते हैं तो शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट के अंदर। आपके अंदर किसमें होगा? शोल्डर और हिप के अंदर ही होगा। तो जैसे कई बार क्रिकेट खेलते टाइम पे गिर जाते हैं तो ये शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, फिर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके नॉर्मल पोजीशन में ला देते हैं अपन इसको। तो इनके अंदर क्वेश्चन बुक्स में दे रखा है कि किसके अंदर, कौन से जॉइंट के अंदर सर्वाधिक होता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना अपने को। लिखो एग्जाम्पल। बोवाइन, गाय भैंस भेड़ बकरी में फीमरो पटेलर जॉइंट और हिप जॉइंट। इक्वाइंस के अंदर फैटलॉक, स्टाइपल और हिप। कैनाइन के अंदर अगर बात करते हैं तो शोल्डर और हिप जॉइंट। सर फिर 7 से 14 क्या है? 7 से 14 प्राइमरी सॉफ्ट कोलेस बनने का समय है।
बोवाइन जानते हो, गाय भैंस भेड़ बकरी। इक्वाइन के अंदर घोड़ा गधा खच्चर। और डॉग कौन से कैटेगरी में आता है? कैनाइन। फैटलॉक जॉइंट किस किस के बीच में बनता है? मेटाकार्पल और डॉग के अंदर लिखोगे शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। डॉग में शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। हो गया डिसलोकेशन। ध्यान रखना, अगर डिसलोकेशन हो रहा है तो स्प्रेन तो होगा ही होगा, ठीक है ना। मान लो चोट लगने से ही अस्थि इधर जाने के बाद में वापस अपनी सामान्य स्थिति के अंदर आ गई, तो इसे स्प्रेन ही मानेंगे। स्थिति इसी पोजीशन में रुकना जरूरी है। आर्टिकुलर सरफेस का अलग होना जरूरी है डिसलोकेशन बोलने के लिए आपका, चाहे जॉइंट कैप्सूल और लिगामेंट्स के ऊपर कितनी ही चोट क्यों ना लग जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखोगे स्ट्रेन। नेक्स्ट लिखोगे स्ट्रेन। टेंडन तथा मसल्स के तंतुओं का टूट जाना। टेंडन तथा मसल्स के तंतुओं का टूट जाना। टेंडन तथा मसल्स के तंतुओं का टूट जाना। ठीक है, दिक्कत यहां तक। ट्रीटमेंट लिखो तीनों का, रिडक्शन रिटेंशन। ट्रीटमेंट, रिडक्शन और रिटेंशन। नॉर्मली जब स्प्रेन होता है तो उस केस के अंदर अपन इमोबिलाइजेशन करते हैं, गर्म पट्टी वगैरह बांधते हैं, साथ के अंदर काउंटर रिटेंट के रूप में अपन आयोडेक्स, है ना, जैसे काम में लेते हैं अपन, या फिर अपने जेल आने लग गए हैं आजकल, एनाल्जेसिक स्प्रे आने लग गए हैं, उनका उपयोग करते हैं अपन। तीनों को डिफाइन इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्चर की डिफाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे ही रखोगे। इसके बाद में लिखोगे हर्निया। फ्रैक्चर और उससे रिलेटेड स्प्रेन स्ट्रेन और डिसलोकेशन यहां पर होते हैं खत्म। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हर्निया। सर एक बार दोबारा बोलना है स्ट्रेन को। टेंडन तथा मसल्स के तंतुओं का टूट जाना। लिखोगे हर्निया। नाम सुना है? क्या होता है? बोलो प्रेम जी। अरे बोल, गलत ही तो बोलेगी, क्या होगा इससे ज्यादा। हाँ बोल। किसी भी विसरल ऑर्गन का एक गुहा से दूसरी गुहा में प्रवेश करना हर्निया कहलाता है। कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। और कोई बोलना चाहेगा? बोलो सर। किसी भी ऑर्गन का अपनी गुहा से दूसरी, उन्होंने भी यही कहा था। कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। देखो इधर, गाय की अगर बात करते हैं तो ये हमारी गाय है, यहां पर डायफ्राम लगा हुआ है। क्या है? डायफ्राम। इधर की तरफ क्या है? उधर गुहा। ठीक है, आगे की तरफ यहां पर फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स है। आगे वाली कैविटी है, कौन सी कैविटी? थोरेसिक कैविटी। पेरिटोनियम पाई जा रही है। पीछे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी पाई जा रही है। दोनों के बीच में डिमार्केशन कुछ है नहीं, इसलिए अपन ने पूरा का पूरा ही बना दिया। विसरल ऑर्गन्स की अगर बात करते हैं यहां पर, तो आपको लंग्स मिलेगा और आपको हार्ट मिलेगा, इतना ही मिलेगा। यहां पर अगर बात करते हैं तो स्टोमक मिल सकता है आपको, इंटेस्टाइन मिल सकती है आपको,
अगर ये मेल एनिमल है, क्या है, मेल, आपको यहां पर वृषण कोश भी मिलेगा, स्क्रोटम भी मिलेगा। वृषण कोश जिसके अंदर क्या पाए जाएंगे, वृषण या टेस्टिस पाए जाएंगे। सभी के ऊपर ये आवरण रहेगा ऊपर की तरफ से, किसका, स्किन का, त्वचा का आवरण है ये सारा का सारा। ऐसा ही होता है नॉर्मल एनाटॉमी के अंदर, पढ़ाई है अपन ने। अब क्या होना है वो सुनो। मान लो यहां से किसी प्रकार का कोई छेद हो गया डायफ्राम के अंदर, किसके अंदर, डायफ्राम के अंदर छेद हो गया, ठीक है। जानवर ने कोई कील खा ली, कील खाने की वजह से वो आपको पता ही कहां पर जाकर अटकेगी, रेटिकुलम के अंदर। क्यों, क्योंकि रेटिकुलम की संरचना ही ऐसी है मधुमक्खी के छत्ते के समान। चूंकि रूमन काफी बड़ी है और जानवर जब चारा खाता है तो उस टाइम पे रूमन के कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाते हैं, और उसी कॉन्ट्रेक्शन के कारण धीरे धीरे कील रूमन की दीवार को तोड़कर, डायफ्राम को तोड़कर हार्ट के पास में पहुंच जाती है, जिसको बोलते हैं ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस, टीआरपी नाम सुना होगा आपने। छेद हो गया, इस छेद के अंदर से मान लो रेटिकुलम वाला पोर्शन यहां से निकला और इस पेल्विक के अंदर चला गया, थोरेसिक कैविटी के अंदर चला गया। इसको अपन क्या बोल देंगे, हर्निया। क्या बोलेंगे, हर्निया। क्या बोल देंगे, हर्निया, ठीक है। चूंकि ये डायफ्राम के अंदर से गया है तो अपन इसको डायफ्रामेटिक हर्निया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो ये तो एक गुहा से दूसरी गुहा में चला गया, जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दूसरा, दूसरे तरीके की अगर बात करते हैं तो मान लो यहां पर पेरिटोनियम टूट जाए, मान लो पेरिटोनियम टूट जाए, तो यहां से जो इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, ये इंटेस्टाइनल वाला पोर्शन इस पेरिटोनियम से निकलकर इस त्वचा के ऊपर धीरे धीरे प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से त्वचा ऐसी हो जाएगी और इसके अंदर इंटेस्टाइन आ जाएगी। क्या ये सामान्य गुहा है, नहीं है, असामान्य गुहा हो गई। तो जो आप बोल रहे हो कि एक गुहा से दूसरी गुहा में जाना हर्निया कहलाता है, वो पूरा सही नहीं है। सामान्य गुहा भी हो सकती है और गुहा असामान्य भी हो सकती है हर्निया के केस के अंदर, पॉसिबल है ये वाला भी, ठीक है। इसको बोलते हैं अम्बिलिकल हर्निया या वेंट्रल हर्निया। सामान्य गुहा की ही एक एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो यहां पर इनग्वाइनल कैनाल पाई जाती है। कौन सी कैनाल, इनग्वाइनल कैनाल, और उस इनग्वाइनल कैनाल के द्वारा ही स्पर्मेटिकोड, स्कोटर्म और उदर गुहा से जुड़े रहते हैं, ठीक है। इनग्वाइनल कैनाल के अंदर किसी भी प्रकार की इंजरी होने पर इंटेस्टाइन वाला पोर्शन इस इनग्वाइनल कैनाल के द्वारा स्कोटर्म के अंदर आ जाएगा, आ सकता है। कैविटी सामान्य है, हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं हमारे को। तो हर्निया के अंदर कोई ना कोई विसरल ऑर्गन, आंतरिक अंग शरीर की किसी दूसरी गुहा में या फिर असामान्य गुहा के अंदर प्रवेश करेगा, इसे ही अपन क्या बोलेंगे, हर्निया। और जिस पोजीशन के अंदर है उसी पोजीशन के अंदर प्रवेश करेगा। एक और नाम सुनते हो आप, प्रोलेप्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोलेप्स एंड हर्निया, दोनों में क्या फर्क है। प्रोलेप्स के अंदर भी तो विसरल ऑर्गन आता है, प्रोलेप्स के बाहर आता है, शरीर के बाहर आता है। अच्छा मान लो यहां से अगर स्किन को तोड़ के इंटेस्टाइन यहां से लटक जाए तो क्या इसको प्रोलेप्स बोलेंगे अपन, क्यों, यहां पर भी तो बाहर आई है, यहां पर भी तो बाहर आई है। आप तो कह रहे हैं ना शरीर के किसी अंग का बाहर आ जाना प्रोलेप्स कहलाता है। केविटी डैमेज होगी, प्रोलेप्स के केस के अंदर नहीं होगी। देखो दोनों में डिफरेंस, प्रोलेप्स हो चाहे हर्निया हो, दोनों ही केस के अंदर विसरल ऑर्गन बाहर आएगा, पहली बात तो, ठीक है। प्रोलेप्स के केस के अंदर ये कंफर्म है कि वो नेचुरल ओपनिंग के द्वारा ही बाहर आएगा, और सामान्य स्थिति में बाहर नहीं आएगा, वो हमेशा उल्टा होकर आएगा। मतलब समझो इसका, यहां पर एनएस है, नीचे की तरफ वेजाइना है, वेजाइना से फिर जुड़ा हुआ है यहां पर यूट्रस, इस प्रकार से ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर इस यूट्रस को बाहर की तरफ आना है तो ऐसा तो नहीं कि ऐसे घुमा रहे, ऐसे पीछे की तरफ बाहर आ गया, ऐसा तो होगा नहीं। पशु जोर करेगा, जोर करने के कारण जो यूट्रस है, जैसे मान लो ये यूट्रस है, तो ये अंदर वाली परत है, ये बाहर की तरफ से होके इस प्रकार से आएगी, यानी कि यूट्रस की इनर वॉल होगी ये वाली, ये आपको प्रोलेप्स के केस के अंदर बाहर दिखाई देगी, और जब आप इसको वापस अंदर डालोगे तो ये वापस अंदर की तरफ हो जाएगा। हर्निया के अंदर ऐसा नहीं होता, जो ऑर्गन जिस पोजीशन के अंदर है उसी पोजीशन के अंदर बाहर निकलता है। ये मेजर डिफरेंस है दो, कि प्रोलेप्स के केस के अंदर जब भी ऑर्गन निकलेगा वो हमेशा उल्टा होकर ही निकलेगा और वो नॉर्मल ओपनिंग से ही होकर निकलेगा। हर्नियल के केस के अंदर हमेशा ओपनिंग कैसी होगी, अब नॉर्मल ही होगी ज्यादातर। क्लियर,
ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो प्रोलेप्स के केस के अंदर अपन क्या करते हैं, वापस से जो बाहर निकला हुआ भाग है उसको अंदर की तरफ डाल देते हैं, नॉर्मल पोजीशन के अंदर अगर आ जाएगा तो वो वहीं पर रुक जाएगा, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पर हर्निया की केस की अगर बात करते हैं, तो जैसे मान लो यहाँ पर डायफ्राम के अंदर छेद हो गया, आपने यहां से रेटिकुलम को धकोकर वापस से उदर गुहा के अंदर डाल दिया, आपने यहां पर से इंटेस्टाइन को वापस से उदर गुहा के अंदर डाल दिया, लेकिन जब तक इस छेद को बंद नहीं करोगे तब तक हमारा हर्निया वाली प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि छेद रहेगा तो यहां से विसरल ऑर्गन बार बार वापस आता रहेगा। क्लियर है इस चीज का? दिक्कत यहां तक नहीं। जहां पर एक गुहा से दूसरी गुहा में जाते हैं उसको तो बोलते हैं इंटरनल हर्निया। क्या बोलते हैं? इंटरनल हर्निया। क्यों? क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं देते। अगर यहां से डायफ्राम के अंदर छेद होकर अगर इंटेस्टाइन का कोई भी पार्ट अगर थोड़ी सी कैविटी में चला गया तो आप बाहर से थोड़ी देख सकते हो, नहीं। लेकिन अगर यहां पर स्किन के नीचे की तरफ अगर कोई ऑर्गन आया है, इसको आप बाहर से देख सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल हर्निया। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल हर्निया। पता कैसे करेंगे कि साहब हर्निया है कि और क्या है? आप इस जो भी नीचे की तरफ पोर्शन लटका हुआ है इस पोर्शन को दबा के देखो, अगर इजी वे में दब रहा है तो निडल नहीं लगानी आपको। ठीक है, कंसिस्टेंसी की अगर बात करते हैं तो एप्सिस के केस के अंदर आपको हीट भी मिलेगी, रेडनेस भी मिलेगा और पस भी मिलेगा, आपको तीनों चीजें। यहां पर ऐसी कोई संरचना नहीं मिलेगी आपको। अगर आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ दबाओगे तो ये हर्निया के अंदर जो ऑर्गन वापस निकला हुआ है, बाहर निकला है, ये अपनी सामान्य गुहा के अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ोगे वापस से ये अपनी हर्नियल वाली कंडीशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, हर्निया के केस के अंदर चूंकि निकलता विसरल ऑर्गन है इसलिए इसके अंदर कभी भी निडल नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि निडल लगाओगे तो हमारा विसरल ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। तो विसरल ऑर्गन को डैमेज करना है क्या? नहीं करना है ना। अगर यहां पर मान लो इंटेस्टाइन का कोई पोर्शन निकला और आपने निडल लगा के देखा, निडल के अंदर इंटेस्टाइनल फ्लूइड आ गया, इंटेस्टाइनल फ्लूइड आ गया इसका मतलब इंटेस्टाइन के अंदर छेद कर दिया आपने। अब वो छेद बेसिकली यहां पर स्किन वाला छेद तो बंद हो जाता है निडल को निकालते, खून वून कुछ नहीं आएगा, लेकिन वहां से इंटेस्टाइन की दीवार पतली होने के कारण इंटेस्टाइनल फ्लूइड यहां पर इकट्ठा होता रहेगा और जानवर के अंदर संक्रमण हो जाएगा। जिनको नींद आ रही है वो मुंह धो के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। जल्दी चले जाओ और मुंह धो के आओ। ठीक है ना। तो ये हर्निया की बातें हैं और ये थोड़ी बहुत प्रोलेप्स की बातें अपन बाद में कर लेंगे। क्लियर है? क्या सर? प्रोलेप्स कई बार नहीं रुकता है तो जो नेचुरल ओपनिंग है उस नेचुरल ओपनिंग को आप कम कर दो, आप टाके लगा दो पीछे की तरफ। सर प्रोलेप्स एक ही केस के अंदर नहीं रुकेगा कि जब आपने उसकी पोजीशन सही नहीं की है, आपने ढंग से साफ नहीं किया है, तब जाकर अगर जानवर को इरिटेशन होगा तो जानवर बार बार जोर करेगा ही करेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। जानवर की इरिटेशन को दूर करने के लिए आपको प्रोलेप्स जो बाहर निकला हुआ है उसको अच्छे तरीके से साफ करना है, बीटाडीन वगैरह सारा सब कुछ लगाना है। और पोजीशन, अगर यूट्रस पूरा का पूरा अंदर की तरफ नहीं गया, हॉर्न उसके अगर सीधे नहीं हुए तो जानवर को दर्द होता रहेगा और बार बार वो जोर करता रहेगा, चाहे फिर टांके क्यों ना लगा दो आप। तो अगर जानवर बार बार स्ट्रेनिंग कर रहा है, जोर कर रहा है, इसका मतलब है कि आपने प्रोलेप्स को सही तरीके से सेट नहीं किया है। ध्यान रख लेना इस चीज का। सही तरीके से अगर नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ गया तो जानवर कभी भी परेशान नहीं करेगा आपको। किसका सर? प्रोलेप्स का इलाज सर मैं बता दूं आपको। प्रोलेप्स के केस के अंदर यूट्राइन, जो यूट्रस बेसिकली आप जो बात कर रहे हो वो यूट्राइन प्रोलेप्स की बात कर रहे हो। यूट्रस के लिगामेंट अगर एक बार लूज हो गए ना तो फिर वो टाइट नहीं होते, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि जो जानवर के अंदर एक बार प्रोलेप्स हो गया है तो वो जब भी नॉर्मल पोजीशन के अंदर तो नहीं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान वो प्रोलेप्स मास दिखाई देगा आपको। उसका सोल्यूशन नहीं है आपके पास में। उसका सोल्यूशन एक ही है, या तो पीछे छींकी लगा के रखो आप, और या फिर आप उसके अंदर परमानेंट सिल्क के किसी के टांके लगा दो, उसके अंदर ओपनिंग को छोटी कर दो तो प्रोलेप्स बाहर आएगा ही नहीं आपके पास। दो ही तरीके हैं आपके पास में, और कोई तरीका नहीं। क्या सर? सर छींकी इतनी मजबूत होती है कि आप अपने अगर ढंग से छींकी लगाइए तो प्रोलेप्स मास नहीं आता सर। किसी पुराने, मैंने कहा ना सर, दिक्कत वही, या तो आपने इरिटेशन को दूर नहीं किया है या उसकी पोजीशन सही नहीं है। ये दो कारण के अलावा तीसरा कोई कारण नहीं कि जब जानवर बार बार कोई जोर कर रहा हो। याद रख लेना इस चीज को। दो कारण, दोनों अगर आपके ठीक है फिर जानवर जोर नहीं करेगा। ठीक है ना। फिर भी जोर करता है तो इंजेक्शन है अपने पास में, डाइसाइक्लोमिन लगाते हैं अपन, फ्लोमेक्सिन लगाते हैं। कुछ समय बाद में नहीं सर, ऐसा नहीं, इसका मतलब आपने ट्रीटमेंट फील्ड के अंदर सही नहीं किया है सर।
है ना, खुद की गलती मानना सीखेंगे हम और सीखेंगे। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन का क्या फर्क पड़ेगा प्रोलैप्स के ऊपर? कई बार जानवर जब हीट के अंदर आता है, जब जानवर कई बार हीट के अंदर आता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा प्रोलैप्स हमारे को दिखाई देता है। जानवर जब बैठता है उस टाइम पर एस्ट्रोजन लेवल हाई होने की वजह से यूट्रस के अंदर संकुचन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रोलैप्स मास आपको दिखाई दे सकता है। उस केस के अंदर आप प्रोजेस्टेरोन काम में लो, चल जाएगा काम। लेकिन अगर प्रेग्नेंट यूट्रस है तो उस केस के अंदर प्रोजेस्टेरोन कोई भी काम नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, फील्ड के अंदर जो मैं काम में लेता हूं कि अगर जानवर 7-8 महीने की प्रेगनेंसी के अंदर है तो इंजेक्शन लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप लेसिक्स आती है हमारे पास में, फ्रूसामाइड जिसके अंदर आता है ना, 5-5 ml सुबह शाम 2 दिन लगा दो तो वो फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से यूट्रस के ऊपर प्रेशर कम पड़ जाता है, जिससे प्रोलैप्स मास निकलना कम हो जाएगा। तीसरी बात, ट्रीटमेंट के लिए जानवर पशुपालक को बोलो भाई जितना चारा तो एक बार में खिला रहा है ना, उस चारे को 2 बार में खिला। जानवर को एक साथ चारा खिलाएगा तो रूमन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रूमन भरेगी तो वो यूट्रस के ऊपर प्रेशर डालेगी, जिसकी वजह से प्रोलैप्स भी दिखाई देगा। तो अल्टरनेट सोर्सेस पे जाने की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना, जिसको बोलते हैं ना देसी जुगाड़ जो बोलते हैं, है ना, वो वाले करने पड़ेंगे आपको। मेडिसिनल ट्रीटमेंट इसका कुछ भी नहीं है परमानेंट। आप ये सोचो ना कि मैं इसका परमानेंट सोल्यूशन एक इंजेक्शन लगाऊं और चमत्कार हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं। आपको अल्टरनेट सोर्सेस के ऊपर जाना पड़ेगा। और सर आपके उधर तो राठी वैसे ही पाई जाती है और राठी के अंदर प्रोलैप्स का होना काफी ज्यादा कॉमन है। सर बता दिया ना आपको, याद रखोगे। डिफाइन लिखोगे पहले हर्निया की। लिखो, हर्निया वह स्थिति है जिसमें, लिखो हर्निया वह स्थिति है जिसमें, हर्निया वह स्थिति है जिसमें हर्निया वह स्थिति है जिसमें शरीर की गुहाओं के अंग, हर्निया वह स्थिति है जिसमें शरीर की गुहाओं के अंग, हर्निया वह स्थिति है जिसमें शरीर की गुहाओं के अंग सामान्य अथवा असामान्य ओपनिंग के द्वारा, सामान्य अथवा असामान्य ओपनिंग के द्वारा, हर्निया वह स्थिति है जिसमें शरीर की गुहाओं के अंग सामान्य अथवा असामान्य ओपनिंग के द्वारा, ओपनिंग सामान्य भी हो सकती है और असामान्य भी हो सकती है। हर्निया वह स्थिति है जिसमें शरीर की गुहाओं के अंग सामान्य अथवा असामान्य ओपनिंग के द्वारा, सामान्य अथवा असामान्य ओपनिंग के द्वारा शरीर की किसी दूसरी गुहा, शरीर की किसी दूसरी गुहा सामान्य अथवा असामान्य ओपनिंग के द्वारा शरीर की किसी दूसरी गुहा अथवा त्वचा के नीचे, शरीर की किसी दूसरी गुहा अथवा त्वचा के नीचे, शरीर की किसी दूसरी गुहा अथवा त्वचा के नीचे। बताया अपन ने यहां से कि अगर यहां से एब्डोमिनल कैविटी से थोड़ी सी कैविटी में चला गया तो दूसरी गुहा हो गई, और यहां पर अगर आ गया तो त्वचा के नीचे हो गया। ठीक है, त्वचा के नीचे आ जाते हैं, त्वचा के नीचे आ जाते हैं, त्वचा के नीचे आ जाते हैं। देखो इधर हर्निया की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर 3 चीजें पाई जाती है। कितनी चीजें? 3। 3 चीजों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हर्नियल कंटेंट, दूसरे नंबर पे आती है हर्नियल रिंग, और तीसरे नंबर पे आता है हर्नियल सैक। हर्नियल कंटेंट, हर्नियल रिंग और हर्नियल सैक, ये 3 चीजें पाई जाएगी। होती क्या क्या है वो सुनो। शरीर का वो अंग जो निकलकर बाहर आया है, शरीर का वो अंग जो निकलकर बाहर आया है वो तो कहलाता है हर्नियल कंटेंट। क्या कहलाएगा? अंग। इस अंग को तो क्या बोलेंगे? हर्नियल कंटेंट। दूसरी बात, जिस जगह से निकलकर आया है ये वाला, इस ओपनिंग को, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं हर्नियल रिंग ओपनिंग। सामान्यतः रिंग इसलिए बोला है क्योंकि ये सामान्यतः गोल ही होती है, इसलिए अपन ने गोल बोला। फिर सैक, ये त्वचा यहां पर आवरण बना रही है,
तो इस अंग के चारों ओर का जो आवरण होगा, इस आवरण को हम क्या बोलते हैं? हर्नियल सैक। सामान्यतः किसका बनेगा? स्किन का बनेगा। ठीक है, स्किन के अंदर की ओर पेरिटोनियम भी हो सकती है, लेकिन पेरिटोनियम अगर होती तो या तो दो ही ऑप्शन है, या तो पेरिटोनियम स्किन के साथ साथ आए, या फिर पेरिटोनियम के अंदर भी छेद हो तब जाके स्किन के नीचे आएगा। इंटरनल और एक्सटर्नल हर्निया की अगर बात करते हैं तो यहां पर तो त्वचा है। डायफ्रामेटिक हर्निया की अगर बात करते हैं तो डायफ्रामेटिक हर्निया के अंदर तो डायफ्राम से छेद होकर ही आएगा, तो डायफ्राम के इधर की तरफ त्वचा तो है नहीं, त्वचा तो नहीं है, नहीं है। तो हमारे से पूछा जाता है कि इंटरनल हर्निया या डायफ्रामेटिक हर्निया के अंदर इन तीनों के अंदर से क्या अनुपस्थित होगा? क्या अनुपस्थित होगा? हर्नियल सैक। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या नहीं है? त्वचा नहीं है। तो डायफ्राम के अंदर छेद भी होगा जिसको अपन ने हर्नियल रिंग कहा है, अंग भी निकल कर आएगा जिसको हर्नियल कंटेंट का है, लेकिन इसके अंदर क्या अनुपस्थित होगा? हर्नियल सैक। दिक्कत यहां तक? ट्रीटमेंट की भी बात कर लेते हैं यहीं पे। ट्रीटमेंट के अंदर क्या करना पड़ेगा? अंग को अपनी सामान्य स्थिति के अंदर लाना पड़ेगा और इस रिंग को बंद करना पड़ेगा। रिंग को बंद करने के लिए दो तरीके हैं आपके पास में। एक आती है ओवरलैपिंग सुचर और एक आती है फोर्ड इंटरलॉकिंग। फोर्ड इंटरलॉकिंग सुचर। एक्सटर्नल हर्निया जो आते हैं यहां पर, इन के अंदर तो कौन सी काम में लेते हैं? ओवरलैपिंग सुचर। और डायफ्रामेटिक हर्निया के केस के अंदर फोर्ड इंटरलॉकिंग सुचर काम में लेते हैं। आगे बात करेंगे अपन। लिखो इसके अंदर हर्निया की तीन विशेषताएं होती है। 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 नंबर वन लिखो, हर्नियल कंटेंट। नंबर वन, हर्नियल कंटेंट। नंबर वन, हर्नियल कंटेंट। हर्नियल कंटेंट लिखो इसके अंदर। हर्नियल कंटेंट में वह अंग जो असामान्य रूप से बाहर आता है, वह अंग जो असामान्य रूप से बाहर आता है, वह अंग जो असामान्य रूप से बाहर आता है, वह अंग जो असामान्य रूप से बाहर आता है, क्या कहलाएगा? हर्नियल कंटेंट। नेक्स्ट लिखो, हर्नियल रिंग। हर्नियल रिंग। हर्नियल रिंग लिखो, वह गोल छिद्र, वह गोल छिद्र जिससे होकर, वह गोल छिद्र जिससे होकर अंग असामान्य रूप से बाहर आता है, वह गोल छिद्र जिससे होकर अंग असामान्य रूप से बाहर आता है, वह गोल छिद्र जिससे होकर अंग असामान्य रूप से बाहर आता है। अंडरलाइन करोगे गोल छिद्र। तो हर्नियल रिंग किसको कहा हमने? गोल छिद्र को। हर्नियल कंटेंट के अंदर अंडरलाइन करोगे अंग को। तो अंग तो कंटेंट होगा और रिंग वो छिद्र जिसके द्वारा आया है। तीसरे नंबर पर लिखो, हर्नियल सैक। हर्नियल सैक। हर्नियल सैक। हर्नियल सैक लिखो, अंग के चारों ओर पेरिटोनियम या त्वचा का आवरण। अंग के चारों ओर पेरिटोनियम या त्वचा का आवरण। अंग के चारों ओर पेरिटोनियम या त्वचा का आवरण। अंग के चारों ओर पेरिटोनियम या त्वचा का आवरण, क्या कहलाएगा? हर्नियल सैक। ठीक है, तो हर्नियल सैक की अगर बात करते हैं तो जो इंटरनल हर्निया होते हैं, उन हर्निया के अंदर क्या अनुपस्थित होता है? आगे बात करेंगे। हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ हर्निया।
हेडिंग डालोगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हर्निया, हर्निया का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ हर्निया लिख लिया। देखो इधर क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो हर्निया को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। एक्सटर्नल हर्निया, इंटरनल हर्निया, रिड्यूसिबल हर्निया, इररिड्यूसिबल हर्निया, ट्रोमेटिक हर्निया, और इन्फेक्शियस हर्निया। जैसा नाम है वैसा ही काम है। एक्सटर्नल हर्निया यानी शरीर के बाहर होंगे, पहली बात आपको दिखाई देंगे। तीनों चीजें मिलेगी, हर्नियल सैक, हर्नियल रिंग और हर्नियल कंटेंट। तीनों चीजें आपको मिलेगी यहाँ पर। क्लियर। इंटरनल हर्निया की अगर बात करें तो ये शरीर के अंदर की तरफ होंगे और आपको दिखाई नहीं देंगे। आपको दिखाई नहीं दे रहे यानी कि एक गुहा से दूसरी गुहा के अंदर गए, यानी कि इसके अंदर आपको हर्नियल कंटेंट भी मिलेगा और हर्नियल रिंग भी मिलेगी, लेकिन क्या नहीं मिलेगा, हर्नियल सैक नहीं मिलेगा। रिड्यूसिबल हर्निया वो होते हैं जिनको दबाने पर अंग अपनी सामान्य अवस्था के अंदर चले जाते हैं। अगर एक्सटर्नल हर्निया होगा तो आप हाथ से दबाओगे तो अंग अपनी सामान्य उदर गुहा के अंदर चले जाएंगे। ऐसे हर्निया क्या बोलेंगे, रिड्यूसिबल हर्निया। हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल हर्निया रिड्यूसिबल हर्निया भी होते हैं, बोल सकते हो। इरिड्यूसिबल हर्निया यानी जहां पर आप अपने हाथ के दबाव के द्वारा अंग को अपनी सामान्य स्थिति के अंदर नहीं भेज सकते। डायफ्रामेटिक हर्निया के अंदर पसलियों के ऊपर कितना जोर लगाओ हर्निया वाला वापस चले जाएगा क्या, नहीं। ऐसे हर्निया को क्या बोलेंगे, इरिड्यूसिबल हर्निया। अगर हर्निया किसी चोट के कारण बन रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रोमेटिक हर्निया। ट्रोमा का मतलब ही होता है चोट, क्या बोलेंगे, ट्रोमेटिक हर्निया। ठीक है। और अगर किसी संक्रमण के कारण बन रहे हैं तो, क्लियर है। लिखो इसके अंदर नंबर 1 एक्सटर्नल हर्निया। एक्सटर्नल हर्निया, एक्सटर्नल हर्निया लिख लिया। लिखो शरीर के बाहर होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं। लिखो 3 भाग। नेक्स्ट लाइन लिखो 3 भाग। नाम लिखो तीनों के, हर्नियल रिंग, हर्नियल सैक और हर्नियल कंटेंट पाए जाते हैं। तीन भाग, हर्नियल रिंग, हर्नियल सैक और हर्नियल कंटेंट पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। एग्जाम्पल लिखो इनके, वेंट्रल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, इनग्वाइनल हर्निया, पेरिनियल हर्निया। पेरिनियल हर्निया,
वेंट्रल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया और पेरिनियल हर्निया। ठीक है, सुन लो, इनकी बात बता देता हूं। नीचे की तरफ जो पोर्शन है, अपन ने एनाटॉमी पढ़ी थी उस टाइम में अम्बिलिकस नाम लिखा था, जहां पर अम्बिलिकल कोड जुड़ा रहता है। ठीक है, कई बार इस अम्बिलिकस के द्वारा गाय या भैंस इसको ज्यादा जोर से चाटती है, तो यहाँ पर हीलिंग हो नहीं पाती। हीलिंग नहीं हो पाने के कारण यहाँ पर हर्नियल रिंग का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन इसके अंदर आ जाती है। इसको बोलते हैं अम्बिलिकल हर्निया। क्या बोलेंगे? अम्बिलिकल हर्निया। क्यों? क्योंकि हर्निया किसके द्वारा हुआ है? अम्बिलिकस के द्वारा हुआ, इसीलिए उसको अम्बिलिकल हर्निया नाम दे दिया। अम्बिलिकस के अलावा अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का हर्निया होगा पेरिटोनियम के टूटने के कारण, तो उसको बोलेंगे वेंट्रल हर्निया। क्या बोलेंगे? वेंट्रल हर्निया। एनाटॉमी के अंदर डिफाइन जब पढ़ी थी, शब्दावली पढ़ी थी, हमने कहा था डोर्सल को तो बोलते हैं पृष्ठ भाग और अधर को बोलते हैं वेंट्रल। तो वेंट्रल हर्निया यानी नीचे की तरफ, लेकिन अम्बिलिकस से नहीं होकर और कहीं से हो सकता है। ठीक है, इनग्वाइनल हर्निया की अगर बात करते हैं, तो इनग्वाइनल हर्निया के अंदर इनग्वाइनल कैनाल, जहां से वृषण कोष स्पर्मेटिकोड से जुड़े रहते हैं, है ना, उसको बोलते हैं अपन इनग्वाइनल हर्निया। इनग्वाइनल कैनाल के द्वारा हो रहा होता है और वृषण कोष के अंदर इंटेस्टाइन आकर अटक जाती है, इसको बोलते हैं इनग्वाइनल हर्निया। पीछे जानवर की जहां पर एनस होती है, उस एनस के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं पेरिनियम। क्या बोलते हैं? पेरिनियम। पेरिनियम पढ़ा था अपन ने, पेरिनियल ग्लैंड या सेंट ग्लैंड लिखी थी अपन ने। फिरोमोन्स का श्रावण करती है, जो लैंगिक आकर्षण में सहायता करती है। तो अगर वहां की तरफ ज्यादा जोर लगाने की वजह से अगर इंटेस्टाइन, डॉग्स के अंदर काफी कॉमन है ये वाला, तो वहां पर इकट्ठा हो जाती है, तो उसको बोलते हैं पेरिनियल हर्निया। सब जगह बाहर की तरफ हो रहे हैं, आवरण त्वचा का है, अंग निकल कर आ रहा है, किसी न किसी रिंग के थ्रू आकर आ रहा है, इसीलिए कहा कि तीनों भाग प्रेजेंट होंगे, हर्नियल रिंग, हर्नियल सेक और हर्नियल कंटेंट, और आपको आंखों से दिखाई भी दें। क्लियर है? नेक्स्ट, सेकंड नंबर पे इंटरनल हर्निया। लिखो सेकंड नंबर पे इंटरनल हर्निया। इंटरनल हर्निया, इंटरनल हर्निया लिखो, शरीर के अंदर की ओर होते हैं, 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 पहली बात। दूसरी बात, क्या नहीं पाया जाएगा? हर्नियल सेक। लिखो, हर्नियल सेक अनुपस्थित होता है, हर्नियल सेक अनुपस्थित होता है। एग्जाम्पल के अंदर लिखोगे डायफ्रामेटिक हर्निया, और दूसरा एक नाम आता है जिसको बोलते हैं गट टाई। गट टाई, डायफ्रामेटिक हर्निया, और दूसरा एग्जाम्पल है गट टाई। गट टाई, गट का मतलब यहां पर इंटेस्टाइन से, टाई का मतलब बंधने से, है ना। तो डायफ्राम के अंदर इंटेस्टाइन वाला पोर्शन चला जाता है, जिसके वजह से इंटेस्टाइन घूम जाती है और इंटेस्टाइन बंद हो जाती है, इसको बोलते हैं गट टाई। कौन सी कैटेगरी में आएगा? इंटरनल हर्निया। अंडरलाइन करोगे आप डायफ्रामेटिक हर्निया को, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर। डायफ्रामेटिक हर्निया, ठीक है, क्या नहीं पाया जाएगा? हर्नियल सैक। तीसरे नंबर पे लिखोगे रिड्यूसिबल हर्निया, तीसरे नंबर पे लिखोगे रिड्यूसिबल हर्निया। तीसरे नंबर पे रिड्यूसिबल हर्निया। रिड्यूसिबल हर्निया, रिड्यूसिबल हर्निया वो होंगे जहां पर बाह्य दाब लगाने पर हर्नियल कंटेंट अपनी सामान्य स्थिति के अंदर चले जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लिखो इसमें, इसमें बाह्य दाब लगाने पर, इसमें बाह्य दाब लगाने पर, इसमें बाह्य दाब लगाने पर हर्नियल कंटेंट अपनी सामान्य स्थिति में चले जाते हैं। इसमें बाह्य दाब लगाने पर हर्नियल कंटेंट अपनी सामान्य स्थिति में चले जाते हैं। इसमें बाह्य दाब लगाने पर हर्नियल कंटेंट अपनी सामान्य स्थिति में चले जाते हैं। एग्जाम्पल लिखोगे एक्सटर्नल हर्निया,
इसमें बाह्य दाब लगाने पर हर्नियल कंटेंट अपनी सामान्य स्थिति के अंदर चले जाते हैं, अपनी सामान्य स्थिति में चले जाते हैं, अपनी सामान्य स्थिति में चले जाते हैं। एग्जाम्पल लिखोगे एक्सटर्नल हर्निया, तो एक्सटर्नल हर्निया के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिबल हर्निया के अंदर भी आएंगे। फिर लिखोगे इरिड्यूसिबल हर्निया, बाह्य दाब लगाने पर हर्नियल कंटेंट अपनी सामान्य स्थिति में नहीं जाते। नेक्स्ट लिखोगे इरिड्यूसिबल हर्निया, इरिड्यूसिबल हर्निया, इरिड्यूसिबल हर्निया लिखो। बाह्य दाब लगाने पर हर्नियल कंटेंट अपनी सामान्य स्थिति में नहीं जाते। बाह्य दाब लगाने पर हर्नियल कंटेंट अपनी सामान्य स्थिति में नहीं जाते हैं। बाह्य दाब लगाने पर हर्नियल कंटेंट अपनी सामान्य स्थिति में नहीं जाते हैं। एग्जाम्पल लिखोगे इंटरनल हर्निया, बाह्य दाब लगाने पर हर्नियल कंटेंट अपनी सामान्य स्थिति में नहीं जाते। एग्जाम्पल में लिखोगे इंटरनल हर्निया, चूंकि आंतरिक है आपको दिखाई तो दे रहे नहीं, आप कितना ही जोर लगा लो पशु को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट लिखो ट्रोमेटिक हर्निया, ट्रोमा या चोट के कारण, इन्फेक्शियस हर्निया, इन्फेक्शन या संक्रमण के कारण। ट्रोमेटिक हर्निया चोट के कारण और इन्फेक्शियस हर्निया संक्रमण के कारण। ट्रोमेटिक हर्निया चोट लगने के कारण और इन्फेक्शियस हर्निया संक्रमण के कारण। ट्रोमेटिक हर्निया ट्रोमा या चोट के कारण और इन्फेक्शियस हर्निया संक्रमण के कारण। किसके अंदर? सर अगर हर्नियल रिंग होगी नहीं तो निकलेगा कहां से बाहर? कैसी भी हो अपने को तो बाहर निकलेगा तो जगह तो चाहिए, और उस जगह को ही अपन ने हर्नियल रिंग का है ना। अब बात यह है कि जगह बनी किसके कारण से। जगह हो सकता है कि चोट लगने की वजह से भी हो सकती है ना। दोस्त चाकू लेके आया था, चाकू मोटा हो गया मान लो, तो स्किन में तो इलास्टिसिटी पाई जाती है, लेकिन पेरिटोनियम टूट सकती है। पेरिटोनियम टूट गई तो भी त्वचा के नीचे इंटेस्टाइन आ जाएगी, उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर संक्रमण हो जाए किसी प्रकार का तो उसकी वजह से भी आ सकती है। तो बेसिकली ट्रोमेटिक और इन्फेक्शियस हर्निया तो है कि कारण क्या है, रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल लिखा है कि हर्नियल कंटेंट को वापस अपनी जगह पे भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, और इंटरनल और एक्सटर्नल अपन ने लिखा है कि आपको बाहर से दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे। क्लियर? कौन सा वाला? इन्फेक्शियस संक्रमण के कारण। दिक्कत यहां तक? ट्रीटमेंट लिखो। इंटरनल हर्निया का पता कैसे लगेगा? आपको सिम्टम्स पे गौर करना पड़ेगा, और सिम्टम्स के अलावा आपको एक्सरे करवाना पड़ेगा। सर पता तो कैसे लगाओगे? बेरियम क्लोराइड पहले पशु को खिलाना पड़ेगा और उसके बाद के अंदर एक्सरे करना पड़ेगा आपको। बेरियम क्लोराइड खिलाओगे ना तो एक्सरे के अंदर वो बेरियम क्लोराइड दिखेगा आपको किस किस जगह पे गया। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी का आपको पता तो है ही। अगर बेरियम क्लोराइड खिलाने के बाद में कुछ पोर्शन अगर थोरेसिक कैविटी में जा रहा है, इसका मतलब वहां पर हर्निया हुआ। ठीक है, ट्रीटमेंट लिखो। ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट एक ही है, हर्नियल रिंग को बंद करना। हर्नियल रिंग बंद हो जाएगी तो हर्नियल कंटेंट बाहर आएगा ही नहीं। हर्नियल रिंग को बंद करने के लिए दो प्रकार की सूचर काम में लेते हैं। सबसे पहले ओवरलैपिंग और दूसरे नंबर पे फोर्ड इंटरलॉकिंग, है ना। फोर्ड वर्ड काम में नहीं लोगे तो भी इंटरलॉकिंग आप काम चल जाएगा। लगाते कैसे वो सुनो। एक्सटर्नल हर्निया की केस के अंदर, किसके अंदर, एक्सटर्नल हर्निया में हम लगाते हैं ओवरलैपिंग सूचर। करेंगे क्या, हर्नियल रिंग यहां से मान लो ये हर्नियल रिंग है, इस हर्नियल रिंग को बंद करना है। इसके ऊपर एक इंसिजन इधर लगाओगे और एक इंसिजन इधर लगाओगे, चीरा लगाओगे, जिससे अब ये रिंग आपकी कैसी हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। अब ये वाला पोर्शन है, इसको ओवरलैप करना है इधर की तरफ, यहां पर लेकर आएंगे और उसके बाद में यहां पर सूचर लगाएंगे। इसी को क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग सूचर। मान लो जैसे ये दो उंगलियां हैं, दो उंगलियों, अब खींचने की पावर तो है अपने पास में, रिंग अपने को हर्नियल रिंग की बंद करनी है, पेरिटोनियम को इंटेक्ट करना है, तो पहले तो इंसिजन को लंबा करेंगे क्योंकि गोल तो बंद होगी नहीं। तो लंबा करने के बाद में इस वाले पोर्शन को इसके ऊपर लेके आएंगे, ओवरलैप करेंगे और फिर सूचर लगाएंगे अपन। इसको तो बोलेंगे ओवरलैपिंग सूचर। ये काम आएगी आपकी किसके अंदर, एक्सटर्नल हर्निया के अंदर। लेकिन डायफ्राम तो मसल का बना हुआ है, आप ज्यादा खींचाखांची करोगे डायफ्राम फट गया तो उस केस के अंदर अपन क्या करेंगे कि डायफ्राम के अंदर जो रिंग है, इस रिंग के ऊपर अपन वायर मेश लगाते हैं, जाली लगाएंगे यहां पर नायलॉन की। आगे सूचरिंग मटेरियल पढ़ेंगे अपन, वहां पर पढ़ेंगे नायलॉन मैश या डेक्रोन मैश। ये जाली लगा दी, लेकिन जाली को रखने के लिए चिपकाना भी तो पड़ेगा ना। अब चिपकाने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो फेविक्विक लगा दो या फिर फेविकोल लगा दो। दोनों नहीं लगाने, आपको इस जाली के ऊपर यहां पर कॉर्नर के अंदर सूचर लगाने हैं यहां पर। और सूचर कौन से लगाने हैं, फोर्ड इंटरलॉकिंग सूचर। तो डायफ्रामेटिक हर्निया के केस के अंदर, मैटिक हर्निया के केस के अंदर तो आपको क्या लगानी है, फोर्ड इंटरलॉकिंग सूचर। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर्निया में हर्नियल रिंग को बंद करने के लिए कौन से सूचर लगाते हैं, तब तो आपको आंसर क्या देना है। लेकिन अगर स्पेसिफाई किया किसी ने कि डायफ्रामेटिक हर्निया के अंदर हर्नियल रिंग को बंद करने के लिए कौन से सूचर लगाते हैं, तो फोर्ड इंटरलॉकिंग। कैसे लगाते हैं इसकी बात अपन आगे कर लेंगे, जब सूचर के प्रकार और सूचर लगाने के तरीके अपन पढ़ेंगे। क्लियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखोगे फ्रैक्चर का हर्निया का उपचार, लिखो ओवरलैपिंग सूचर एक्सटर्नल हर्निया में। ट्रीटमेंट ऑफ हर्निया, सबसे पहले लिखोगे ओवरलैपिंग सूचर, ओवरलैपिंग सूचर, ओवरलैपिंग सूचर किसके अंदर, एक्सटर्नल हर्निया के अंदर। ओवरलैपिंग सूचर एक्सटर्नल हर्निया में। और नेक्स्ट लिखोगे फोर्ड इंटरलॉकिंग सूचर। आपको ऑप्शन के अंदर फोर्ड नहीं मिलेगा, इंटरलॉकिंग सूचर ही मिलेगा। तो इंटरलॉकिंग सूचर देखते ही क्या चिल्ला देना है, डायफ्रामेटिक हर्निया। फोर्ड इंटरलॉकिंग सूचर डायफ्रामेटिक हर्निया में। पानी पिला दो थोड़ा सा, गला ही दर्द करने लगा। कहां पर है ही नहीं इधर कुछ। लिख लिया, क्या सूचर मटेरियल पता है ना आपको, दो प्रकार के होते हैं, ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल जो अवशोषित हो जाते हैं, नॉन ऑब्जर्वेबल जो अवशोषित नहीं होते। ये नॉन ऑब्जर्वेबल सूचरिंग मटेरियल से बनाते हैं अपन, अवशोषित नहीं होती सर। अगर अवशोषित ही हो जाएगी तो फिर लगाने का मतलब ही क्या, कितनी बार ऑपरेशन करोगे आप। लगाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रूमेनोटोमी करनी पड़ेगी। इसके लिए रूमेनोटोमी के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, पहले रूमन के ऊपर इंसिजन लगा के जितना भी कोई कील वील जो घुसी हुई उसको निकालना पड़ेगा और रेटिकुलम को बाहर निकालना पड़ेगा उधर की तरफ से। फिर उसके बाद में थोरेसिक कैविटी को ओपन करना पड़ेगा। थोरेसिक कैविटी को ओपन करने के बाद के अंदर फिर यहाँ पर ये जाली लगाना, जाली के ऊपर फिर इंटरलॉकिंग सूचर लगाना, अपने आप के अंदर बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो एक प्रोग्नोसिस बोलते हैं, एक टर्म काम में लेते हैं मेडिसिन के अंदर, प्रोग्नोसिस।
प्रोग्नोसिस का मतलब है कि ट्रीटमेंट के द्वारा सही होने की संभावना कितने परसेंट है। तो टीआरपी के केस के अंदर प्रोग्नोसिस ग्रेव माना जाता है। ग्रेव का मतलब होता है कि बचने की बहुत ही कम संभावना, ग्रेव माना जाता है। ठीक है ना। तो थोड़ी सी मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी फील्ड के अंदर करते हैं कहीं। जालोर साइड में अगर डॉक्टर रमेश चौधरी का नाम सुना होगा, वर्तमान के अंदर आरवी अध्यक्ष है। चलो, क्या हो जाए तब उसको तो क्या करोगे, एंटीबायोटिक्स वगैरह देनी पड़ेगी हमारे को। बाकी नॉर्मल जैसे अम्बिलिकल हर्निया होता है काफ के अंदर, तो अम्बिलिकल हर्निया के अंदर अपन क्या करते हैं कि सूचर वूचर ओवरलैपिंग सूचर से पहले थोड़ा सा जुगाड़ करते हैं अपन। अपन क्या करते हैं कि कंटेंट जो बाहर निकला है उसको ऊपर की तरफ लगा के पट्टा बांध देते हैं पूरा यहाँ पर, है ना। तो पट्टा बाहर एक्सटर्नल सपोर्ट कर देगा, एक्सटर्नल सपोर्ट की वजह से हर्निया बाहर निकलेगा नहीं, और धीरे धीरे हर्नियल रिंग है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अगर वो नहीं होती है तो फिर लास्ट में ओवरलैपिंग सूचर तो हमारे पास में है ही है, ये तो करना ही करना पड़ेगा। अगर बात करते हैं हर्नियल कंटेंट की, तो हर्नियल कंटेंट के अंदर कोई ना कोई अंग निकल कर आएगा, और कोई ना कोई अंग निकल कर आता है तो हम उस हर्निया को स्पेसिफिक नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटीरोसील वर्ड काम में लेते हैं इंटेस्टाइनल हर्निया के लिए, यानी हर्नियल कंटेंट के रूप में क्या निकली है, इंटेस्टाइन। एपिप्लोसील या ओमेंटोसील काम में लेते हैं अपन ओमेंटम। गैस्ट्रोसील काम में लेते हैं स्टोमक के लिए। ओमेफ्लोसील काम में लेते हैं अम्बिलिकल हर्निया के लिए। हिपेटोसील काम में लेते हैं लीवर के लिए। हिस्ट्रोसील काम में लेते हैं अपन यूट्रस के लिए। यानी कि जो अंग हर्निया के अंदर कंटेंट के रूप में बाहर निकल रहा है उसके आधार पर अलग अलग नाम देते हैं। नोट डाल के लिखोगे आप ये। आपसे बोर्ड नहीं पूछेगा, बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं वहां से कर लेना। नोट डाल के लिखोगे। एंटीरोसील क्या बाहर आएगी, इंटेस्टाइन। एपिप्लोसील या ओमेंटोसील निकल कर आएगी ओमेंटम। गैस्ट्रोसील स्टोमक। हिपेटोसील लीवर। हिस्टेरोसील यूट्रस। ओम्फेलोसील बोलते हैं अम्बिलिकल हर्निया को। ब्यूबेनोसील ये बोलते हैं इनग्वाइनल हर्निया को। तो पर्ची के अंदर जो डायग्नोसिस लिखते हैं ना अपन, वहां पर ऐसे ऐसे थोड़ी लिखेंगे आमाशय का हर्निया, ऐसे नहीं। अपन ये टर्म लिखते हैं ब्यूबेनोसिल गैस्ट्रोसिल लिपिडोसिल। इसका मतलब सेल्फ अंडरस्टूड है कि किसका हर्निया हुआ है, जो भी संबंधित ऑर्गन है उसका हर्निया होगा इसके अंदर।
वेरिकोसील ब्लेडर, वेरिकोसील नहीं, वेसिकोसील। एंटीरोसील याद रखोगे, ओमेफ्लोसील और ब्यूबेनोसिल, ये तीन याद रखने हैं आपको। लिख लिया? क्या कर रहे हो सर? समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। साइज, साइज डिपेंड करेगा कि स्किन वाला पोर्शन कितना है, कितना प्रेशर है उसके ऊपर। आपको पता है कि शरीर का कोई सा भी अंग बाहर आ जाए, लेकिन उस अंग के अंदर इतनी पावर नहीं कि वो स्किन को तोड़ सके, तो वो स्किन के अंदर की तरफ ही रहेगा। सूजन आएगी क्या यहाँ पर? नहीं। पेन होगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। बस आपको दिख रहा है कि हाँ मोटा मोटा है। नोट डाल के लिखो। हर्निया में कभी भी निडल नहीं लगाते हैं। हर्निया में, उधर लिख उधर, हर्निया में कभी भी निडल नहीं लगाते हैं। हर्निया में कभी भी निडल नहीं लगाते हैं। हर्निया में कभी भी निडल नहीं लगाते हैं। ठीक है ना? एब्सेस हो लगा लेना, ट्यूमर हो लगा लेना, सिस्ट हो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं हमारे को, लेकिन हर्निया के अंदर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि इससे आंतरिक अंग को नुकसान पहुंचता है। क्योंकि इससे आंतरिक अंग को नुकसान पहुंचता है। ओमेंटम का अर्थ क्या होता है? ओमेंटम का अर्थ होता है आमाशय के पाया जाने वाला पेरिटोनियम का आवरण, जो उसकी स्थिति में पोजीशन को बनाए रखता है। ठीक है ना? एनाटॉमी हुई नहीं आधे बेच की, मतलब कर देता होगा अभी, तभी दिया है नाम अपने। सारे के सारे हर्निया कोई मैंने थोड़ी देखे हैं यार। चलो देखो इधर एक बार, फोर्ड इंटरलॉकिंग जो सूचर है, इसका दूसरा नाम भी है कंटिन्यूअस लॉक स्टिच। कंटिन्यूअस लॉक स्टिच सूचर फोर्ड इंटरलॉकिंग का ही दूसरा नाम है। तो अगर फोर्ड इंटरलॉकिंग नहीं दे रखा हो तो फिर आंसर क्या करके आओगे? कंटिन्यूअस लॉक स्टिच। वहीं पर लिखो जहां पर लिखा था, फोर्ड इंटरलॉकिंग सूचर के बराबर में ही लिख लो कंटिन्यूअस लॉक स्टिच सूचर। फोर्ड इंटरलॉकिंग को कंटिन्यूअस लॉक स्टिच सूचर भी कहते हैं। तो दोनों में से जो भी दे रखा हो वो आंसर करके आना है। ठीक है ना? और डायफ्रामेटिक हर्निया के केस के अंदर कौन सी सूचर लगाओगे? फोर्ड इंटरलॉकिंग या कंटिन्यूअस लॉक स्टिच। जबकि नॉर्मल हर्निया के केस के अंदर ओवरलैपिंग सूचर आपको काम मिले। दिक्कत यहां तक? नोट डाल के लिखो। शक्ल ऐसी मत बनाओ, नोट डाल के लिखो। मैं साइड में जाऊंगा तो फिर पढ़ाएगा कौन? नोट डाल के लिखो। प्रोलेप्स के केस में, प्रोलेप्स के केस में लिखो, प्रोलेप्स के केस में, प्रोलेप्स
ये देखो ऐसे लिखते हैं प्रोलेप्स। प्रोलेप्स के केस में, प्रोलेप्स के केस में आंतरिक अंग, प्रोलेप्स के केस में आंतरिक अंग उल्टा होकर बाहर आता है। प्रोलेप्स के केस में आंतरिक अंग उल्टा होकर बाहर आता है, उल्टा होकर बाहर आता है, जिससे उसकी आंतरिक सतह, प्रोलेप्स के केस में आंतरिक अंग उल्टा होकर बाहर आता है, जिससे उसकी आंतरिक सतह वातावरण के संपर्क में आ जाती है। प्रोलेप्स के केस में आंतरिक अंग उल्टा होकर बाहर आता है, जिससे उसके आंतरिक सतह वातावरण के संपर्क में आ जाती है, जिससे उसकी आंतरिक सतह वातावरण के संपर्क में आ जाती है। ठीक है ना। यहां पर आंतरिक सतह वातावरण के संपर्क में कभी भी नहीं आएगी। इवन हमारा जो हर्निया है वो भी वातावरण के संपर्क में नहीं आएगा, इसलिए संक्रमण कभी नहीं होगा। यहाँ पर प्रोलेप्स मास रखा हुआ है, रखा रहेगा, रखा रहेगा, रखा रहेगा, जब तक कि उस अंग के अंदर किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, कर दिया, चलो बस।